देशहित की शुरुआत बंगाल की एक ऐसी खबर से जो देशहित में तो बिल्कुल नहीं है। बंगाल में हिंसा के पथ पर दीदी का विजय रथ दौड़ रहा है। कल से अब तक बंगाल में हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं। 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर, दफ्तर जलाए जाने के आरोप लग रहे हैं। सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। 24 घंटों में बात करें तो 15 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं। आरोप दीदी के दुलारों यानी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। सबसे पहले आपको देशहित में जानना है कि पिछले 24 घंटों में बंगाल में हिंसा का खेला कैसे शुरू हुआ। तो सोनारपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर बम से हमला किया जाता है। कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दिनाजपुर में बीजेपी समर्थकों की दुकानें लूट ली जाती है। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की जाती है। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी नेता के घर पर हमला किया जाता है। हुगली जेके नगर में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर है। बोलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर है। कूच बिहार में सुरक्षा कर्मियों पर हमले की खबर है। ये हिंसा के पथ पर दीदी का विजय रथ है। कल दीदी की जीत हुई, जिसके बाद विरोधियों के सिर, लोकतंत्र और शांति की उम्मीदें टीएमसी के विजय रथ के पहियों तले रौंदने की शुरुआत हुई। 24 घंटे में ही दीदी का लोकतंत्र विरोधियों के लिए ठोकतंत्र में बदल गया। दीदी के चहेतों ने जीत का जश्न भले ही ढंग से नहीं मनाया, पर बंगाल में हाहाकार जरूर मचा दिया। यह आरोप बीजेपी का। যে পার্টি মেজরিটি পেয়েছে এবং সরকারে আছে তাদের উৎসাহে সমাজবিরোধীরা এবং তাদের পার্টির কর্মীরা সম্মিলিতভাবে আমাদের পার্টি কার্যালয়, কর্মী, নেতা, তার পরিবার, বাড়ি, দোকান সব জায়গায় আক্রমণ শুরু করেছে। हिंसा की शुरुआत नंदीग्राम से हुई, जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की सबसे बड़ी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा दिया। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई और उसके बाद हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि बंगाल में 4 लोगों का सियासी कत्लेआम हो गया। इस भयानक हिंसा के बाद आज दीदी शांति पाठ करने आई, लेकिन गलती उन्हीं लोगों की बताई जो हिंसा के शिकार हो गए। आज केও আমার বর্তমানে একজন কর্মী হত্যা হয়েছে। এই ঘটনা এত ভালো রেজাল্ট হওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত তাদের অত্যাচারের ভূমিকাটা যায়নি এবং খুবই অত্যাচার করছে কুচবিহারে। नंदीग्राम से शुरू हुई हिंसा की आग पूरे बंगाल में फैली। आरोप है कि हुगली में दीदी के दुलारों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। बीजेपी कार्यकर्ता अगर नहीं भागते तो जान से जाते। हुगली में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई। बंगाल के दीनाहाट में भी दीदी के दुलारों पर आरोप लगा कि उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया और टीएमसी कार्यकर्ताओं की पत्थरबाजी में सीआरपीएफ के कई जवान घायल हो गए। नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ। बीजेपी प्रत्याशी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। मारपीट और हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। आसनसोल में बीजेपी प्रत्याशी तापस राय के काफिले पर हमला हुआ। उत्तरी 24 परगना के बड़ा नगर में भी बीजेपी प्रत्याशी प्रणव मित्रा पर हमला हुआ। नाताबाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी के काफिले को घात लगाकर निशाना बनाया गया। इन सभी हमलों का आरोप टीएमसी पर है। लेकिन टीएमसी की जीत के बाद बंगाल में यह होना तय था। जरा याद कीजिए 29 मार्च को ममता बनर्जी का वो बयान क्या था, जिसमें उन्होंने खुलेआम कहा था, कुछ दिन बाद सबको देख लेंगे। সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব। ভোটের পরে তো সব পালাবে। তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর अब आप देश हित में सोचिए, ये बंगाल है या बदलापुर, जहां मुख्यमंत्री इस तरह देख लेने की धमकी देती हो, जहां विपक्ष के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम मचा हो, जहां विरोध की आवाज इस तरह हिंसा से दबाई जा रही हो, जहां जीत के बाद हिंसा का खेला चरम पर। वहां अगर आप विपक्ष में हैं या विपक्ष के समर्थक हैं तो अपनी जान की खैर मनाइए, क्योंकि जहां सुरक्षा बल सुरक्षित नहीं, वहां आपकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट की है। दरअसल ये वीडियो है और इस वीडियो में आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जीत का जश्न मना रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। किस तरह जीत का जश्न मना रहे? बमबाजी करके जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए और सुनिए। स्पष्ट करते हुए वीडियो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा ट्वीट किया गया। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात खत्म हो गई है। राज्यपाल से मिलकर ममता बनर्जी राजभवन से निकल चुकी हैं। 7 बजे राज्यपाल से मुलाकात थी ममता बनर्जी की। राज्यपाल पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर पहले ही बहुत सारी चिंता और कंसर्न्स जाहिर कर चुके थे और 7 बजे मुलाकात हुई। ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वक्त यही कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात, राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात खत्म हो चुकी है और वो राजभवन से निकल चुकी है। देश हित में अब बात कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी को ऐसा लग रहा है उसके आगे दिल्ली सरकार घुटने टेक चुकी है या सरेंडर कर चुकी है। केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि अब उससे नहीं हो पाएगा, इसीलिए अब सेना को बुला लिया जाए। मतलब जिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सिर पर बिठाया, सिराखों पर बैठाया, लगातार दूसरी बार बेमिसाल जनादेश दिया, वही दिल्ली जब कोरोना के सबसे बड़े संकट से घिरी है तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सैकड़ों लोग बेमौत मर रहे हैं, मुंह उठाकर कह दिया कि अब सेना को बुला लीजिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल ही रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी। अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि कब सेना आए और दिल्ली वालों को बचाया जाए। और जब तक जवाब नहीं आता, दिल्ली वाले बस जान बचाने के लिए इस वक्त ऐसा लग रहा है प्रार्थना के ही भरोसे। जब कोरोना से दिल्ली का दम घुटने लगा, सरकार दर दर ऑक्सीजन खोजने लगी। जब दिल्ली में त्राहिमाम मच गया, जनता को मझधार में छोड़ सरकार ने हथियार डाल दिए, तब दिल्ली सरकार कुछ नहीं करेगी, सब सेना करेगी। ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा। सेना से सिर्फ ट्रक के लिए ही नहीं कहा है। नाकामी की शर्मिंदगी ऐसी है कि पूरी बात नहीं कह पा रहे। ये चिट्ठी देखिए। ये चिट्ठी 2 मई यानी रविवार को लिखी गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी है वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम। इस चिट्ठी में कोविड के सामने केजरीवाल सरकार के सरेंडर का पूरा सच है। सेना के सामने दिल्ली सरकार के त्राहिमाम की गुहार है। मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह से मांग की है कि भारतीय सेना दिल्ली में इनके लिए 10,000 ऑक्सीजन बेड बना दे, 1,000 आईसीयू बेड बना कर दे, सेना के क्रायोजेनिक टैंकर्स को ऑक्सीजन सप्लाई में लगा दे, 40,000 डी पाइप मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में मदद कर दे और तो और मेडिकल और पैरामेडिकल टीम भी उपलब्ध करा दे। और ये चिट्ठी भी कब लिखी? जब दिल्ली के अस्पतालों में मरीज मरने लगे। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बिना 20 मरीज मर गए। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बिना तड़प तड़प कर मरीज मर गए। सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की वजह से 25 मरीज मर गए। मजबूरन दिल्ली के अस्पताल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए कि केजरीवाल सरकार अगर ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं करा सकती तो खुद ही अस्पताल चलाए। हाई कोर्ट ने शनिवार को ही केजरीवाल सरकार को फटकारा, सेना से मदद मांगने का रास्ता सुझाया और फिर दिल्ली की दुर्गति की जिम्मेदार सरकार राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर बैठ गई। जब पूछा गया कि क्या आप लोगों ने सेना उतारने की मांग की है तो क्या कहा, सुनिए। ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है और अगर जहां से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं।
केजरीवाल सरकार की यह सद्बुद्धि तब आई है जब पिछले 30 दिनों से दिल्ली में त्राहिमाम है। ऑक्सीजन की किल्लत से जाने जा रही हैं। 1 अप्रैल को इस दिल्ली में सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई। सरकार सोती रही और 2 मई को यह आंकड़ा 407 मौतों तक पहुंच गया। 1 अप्रैल को दिल्ली में 2790 कोविड मरीज मिले थे। 2 मई को यह आंकड़ा 20,394 तक आ गया। लेकिन दिल्ली की सरकार ने वक्त रहते न तो अस्पतालों का इंतजाम किया, न अस्पताल में बेड्स तैयार किए, न ऑक्सीजन की जरूरत का रोड मैप बनाया, न दिल्ली में लॉकडाउन का फैसला किया। और जब किया तब दिल्ली बुरी तरह कोविड की चपेट में आ चुकी थी। अस्पतालों की छोड़िए, श्मशानों तक में जगह नहीं थी। और अब बेमिसाल बहुमत से दूसरी बार चुनकर आई सरकार कहती है कि उनसे नहीं होगा, सेना बुलाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। आप इसे ऐसे भी समझिए कि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, देश भर की राज्य सरकारें फिसड्डी साबित हो रही हैं और जब गंभीर हादसे हो रहे हैं तो उंगली दूसरों पर उठाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ा हादसा हुआ है। 24 मरीजों की जान चली गई। हादसा हो गया तो जांच बैठा दी गई, खानापूर्ति भी हो रही है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, ये हादसा है या हत्या है? राहुल गांधी भी शायद भूल गए कि महाराष्ट्र के जिलों में कोविड मरीजों की सामूहिक मौत कैसे हो रही है। कहने का मतलब ये कि ऑक्सीजन की किल्लत और मिसमैनेजमेंट उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में दिख रहा है और इसमें राज्य सरकारें पूरे तरीके से नापरवाह और नाकाम दिख रही हैं। एक साथ 24 मरीजों का दम घुट गया तो अस्पताल के बाहर चीख पुकार मच गई। अस्पताल के कुप्रबंधन के कारण हुई मौतों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्नाटक के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आधी रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई। 144 मरीज भर्ती थे, 24 ने दम तोड़ दिया। हंगामा मचा तो चामराजनगर के बीजेपी सांसद ने बताया कि मैसूर से ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हुई। पूर्ण माहिती ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬರೀ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ। ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇದು। जाहिर तौर पर यह कुप्रबंधन का मसला लगता है, लेकिन कोविड काल में ऐसे हादसों को लेकर जो सियासत हो रही है उसकी बानगी राहुल गांधी ने पेश की है। राहुल गांधी ने हादसे पर ट्वीट किया कि मौत हुई या मारे गए, सिस्टम के जागने तक और कितने लोग झेलेंगे। चूंकि यह हादसा बीजेपी शासित राज्य में हुआ, इसलिए राहुल गांधी को ये हत्या दिखने लगी। लेकिन नासिक के अस्पताल में 24 कोविड मरीज मर गए, राहुल चुप रहे। विरार के अस्पताल में 15 लोग मर गए, राहुल चुप रहे। भांडुप के अस्पताल में 9 लोग झुलसकर खत्म हो गए, राहुल चुप रहे। विदर्भ के अस्पताल में 10 बच्चे मर गए, राहुल फिर भी चुप रहे। इससे यही जाहिर होता है कि कोविड जैसी महामारी के वक्त भी ये नेता और पार्टियां सियासत चमकाने की कोशिश में, जबकि मौजूदा हालत में देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। अचानक बढ़ी जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के अंदर से लेकर विदेशों तक पूरी दुनिया मत डाली। विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए गए, विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए, वेंटिलेटर्स की खेप मंगाई गई, लिक्विड ऑक्सीजन से लेकर क्रायोजेनिक टैंकर तक मंगाए गए। पिछले 15 से 20 दिन से पूरी दुनिया से भारत में मदद पहुंच रही है। भारत के अंदर ही दर्जनों ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए हैं। रेलवे की ओर से दर्जनों रैक्स दिन रात ऑक्सीजन टैंकर ढोने में लगे हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत दूर ही नहीं हो रही है। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी का 125% है। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होने के बाद भी देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। जबकि दिल्ली जैसे शहर की बात की जाए तो यहाँ रोज यही सुनने को मिलता है कि फलां अस्पताल में चंद मिनटों का ऑक्सीजन बचा है। जाहिर है ये हालात
कुप्रबंधन के कारण ही है। वैसे ये सच है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें ऑक्सीजन की किल्लत से हो रही हैं। अस्पतालों में ही नहीं, लोग घरों में भी ऑक्सीजन लगाकर जान बचा सकते थे, लेकिन जब दिल्ली सरकार के पास कोई इंतजाम ही नहीं तो लोग क्या करें। टैंकर तो छोड़िए, केजरीवाल सरकार की ऐसी प्लानिंग रही है कि ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर तक मौजूद नहीं, और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए, और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वैसे ऑक्सीजन की कमी का यह हवा खत्म क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए अब केंद्रीय मंत्रालय ने टैंकर्स की जीपीएस ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑक्सीजन की कमी से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। ऑक्सीजन का जितना इंतजाम किया जाता है, उससे दोगुनी जरूरत अगले दिन पैदा हो जाती है। आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। दिल्ली की डीटीसी बस से सिलेंडर लाए गए हैं। फटाफट सिलेंडर उतारे जा रहे हैं। आईबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। चंद मिनटों पहले पहुंची ऑक्सीजन, वरना यहाँ के मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों की भी सांसें अटक रही थी। यहाँ इतने सारे सिलेंडर्स हैं, लेकिन सुबह से लगातार अलर्ट करने के बाद रोजाना इस हॉस्पिटल में यही हो रहा है कि उतनी ऑक्सीजन चलती है कि उसके बाद पेशेंट की नहीं, पेशेंट के अटेंडेंट की सांसें भी उखड़ने लगती हैं कि अगर थोड़ी देर में ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा। इमेजिन करिए, एक बच्चे के लिए अपनी माँ को तड़पते हुए देखना कितना मुश्किल होगा, और उसके बाद उसके लिए भागना। हम लोग सिर्फ मजबूर हैं, और ऐसे नहीं है कि कोविड से मर रहे हैं, कोविड से नहीं मर रहे, कोविड से रिकवर हो गए हैं। ऑक्सीजन मिलेगा तो बच जाएंगे। ऑक्सीजन दी तो सही, ऑक्सीजन ही तो नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में ये हालत किसी एक अस्पताल की नहीं है। किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड मिलना मुश्किल है। दिल्ली के लाजपत नगर में बना हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल, यहाँ पर कोरोना के 37 मरीज इस वक्त भर्ती हैं। सभी मरीज ऑक्सीजन पर हैं, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। कुछ कहना चाह रहे हैं? बस ऑक्सीजन दिलवा दीजिए मैम, क्योंकि 2 घंटे हम कहाँ लेके जाएंगे अपना पेशेंट जो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे है। हमने जब ट्राई किया था मम्मा को एडमिट करने के लिए, हम लोग होली फैमिली गए, वहाँ तो लोग चेयर पे बैठ के ऑक्सीजन ले रहे थे, तो उनको क्या ही बोले कि एक और पेशेंट एडमिट कर लो। वो डॉक्टर पसीने से लथपथ था, उसको तो नहीं बोल सकते। जब अस्पताल में इंतजाम नहीं हो रहा तो लोग घरों में ही मरीजों को ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दिल्ली सरकार की तरफ से अब साफ लिख दिया गया है कि प्लांट्स पर, जो बड़े प्लांट्स है जहां पर ज़्यादा भीड़ लग रही थी, वहां पर अब जो आम लोग हैं, जो इन लोगों को यहां पर ऑक्सीजन लेने में पहले दिक्कत हो रही थी कि वो 2 से 3 दिनों तक खड़े होकर कम से कम ऑक्सीजन तो भरवा पा रहे थे, लेकिन अब वहां पर आम लोग नहीं जा पाएंगे। भैया मैं पिछले 1.5 दिन से गाड़ी में सिलेंडर लेके घूम रहा हूँ, मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ये बताया कि जो घर में आइसोलेट, वो दिल्ली सरकार उनके भी तो ध्यान दे। हालांकि दिल्ली में ऑक्सीजन के इतने बुरे हालात के बीच एक राहत की खबर कॉमनवेल्थ विलेज के कोविड केयर सेंटर से आई। यहाँ 20 कोविड बेड के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का प्लांट लगाया गया है। राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर है। जो कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी देखा गया था, जिसकी वजह से मरीजों को भर्ती नहीं लिया जाता, मरीजों की संख्या कम की गई थी, अब इस तरह से प्लांट लगने के बाद ये सुविधा निश्चित तौर पर मिलेगी और 500 बेड वाला ये कोविड सेंटर फिर से पूरे स्ट्रेंथ के साथ फंक्शन करेगा और लोगों की जो दिक्कत है वो कम होगी। इस कोविड केयर सेंटर के अलावा उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में भी संत निरंकारी मिशन ने 1000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। जैसे ही आप आते हैं, सबसे पहले मरीज का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है और ऑक्सीजन लेवल चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री दी जाती है। दरअसल ऑक्सीजन लेवल अगर जिसका ज़्यादा कम है, ज़्यादा सिचुएशन हो रहा है, तो उन मरीजों को यहाँ पर भर्ती नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ पर नहीं है कोविड केयर सेंटर में। हालांकि इस सेंटर पर उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जा रहा है जिनका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है। वैसे दिल्ली जैसे शहर में तो निजी संस्थान भी काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी के फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोग भड़के हुए हैं। आरोप है कि इन्हें ना तो ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना दवाइयाँ। मेरी सिस्टर यहाँ पे एडमिट है और उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। जब ऑक्सीजन लगी होती है तो ऑक्सीजन मीटर 80 बताता है और जैसे ही ऑक्सीजन हटा लेते हैं
तो वो फिर 50 पे आ जाती है, 50 से भी डाउन जाने लगती है। अब इनके पास, इनका बोलना है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की इतनी कमी होगी, 40 ऑक्सीजन रहेगी यहाँ भर्ती क्या, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ब्लेड में ऑक्सीजन मंगाई तब तक यहाँ भर्ती क्या, लेकिन ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल के सीएमओ की अपनी शिकायत है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन के लिए वो खुद जूझ रही हैं। अभी हमारे पास जो गाड़ी कल गई है, बिल्कुल जब तक वो आ नहीं जाती है तब तक आज कुछ थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं। इसका मतलब स्थानीय प्रशासन सही प्रबंध करने में नाकाम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप देख रहे हैं देशहित और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और अब हम आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन का रियलिटी टेस्ट। केंद्र और राज्य सरकार सब यही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएं आप। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है वैक्सीनेशन की, लेकिन ये शुरुआत सिर्फ औपचारिकता दिखती है। क्यों औपचारिकता दिखती है? क्योंकि अभी भी देश में वैक्सीन की कमी है। आसान शब्दों में आपको समझाएं तो सबके लिए पर्याप्त वैक्सीन है ही नहीं। जिन राज्यों में कोरोना के एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा हैं, वहां भी 18+ वालों के लिए वैक्सीन ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं। इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 6,70,000 है। लेकिन महाराष्ट्र में युवाओं को वैक्सीनेशन देने की बात अगर की जाए तो महाराष्ट्र पीछे। यहाँ पर सिर्फ सांकेतिक तौर पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। औपचारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि 15 मई से इस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो पाएगी। कर्नाटक कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 4,21,000। राज्य में 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। राज्य ने सिर्फ 4 लाख वैक्सीन के साथ इसकी शुरुआत की है, जो कि आबादी के लिहाज से बेहद कम। अब बात करेंगे केरल की। एक्टिव केसेस की संख्या 3,39,000। राज्य ने अब तक 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं किया है। एक्टिव केसेस के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर, 2,95,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। 7 जिलों में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो पाई है। सोचिए, सिर्फ 7 जिले। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केसेस 1,89,000 से ज्यादा। यहाँ जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत बड़े जिलों में 18+ को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि आज दिल्ली में वैक्सीन की कमी के बावजूद 18+ के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। देश के कई राज्य हालांकि ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ये बताया ही नहीं कि उनके यहाँ कब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी। इसीलिए सवाल ये, बिन वैक्सीन कोरोना की रफ्तार कैसे रुकेगी? इतने दिन से मतलब इंतज़ार था और अब जाके मतलब वो ख़त्म भी है, तो मतलब अच्छा फील है। कुछ हो भी जाता, बाई चांस कोविड हो भी जाता है तो माइल्ड रहेगा, ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा। कोई नहीं, पहला दिन है तो हो सकता है ज़्यादा भीड़ हो, फिर आगे चल के थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सी आने लगे। बहुत बढ़िया है। देखो, जो आदमी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है कि चल एक दिन तो हम खड़े होकर अपने प्राप्ति होगी ना। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लंबी कतार में खड़े ये लोग वैक्सीनेशन के इंतजार में हैं। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। तय तारीख से 2 दिन लेट ही सही, दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई। 2 दिन पहले तक दिल्ली के पास वैक्सीन की कमी थी। अब दिल्ली सरकार ने 4.5 लाख वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है। दिल्ली के 76 सरकारी स्कूलों में 301 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां 18+ वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए 45,150 लोगों को नियुक्त किया है। यहाँ पर सरकारी सेंटर्स हैं, वो तैयार हैं अब 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। और अब दिल्ली में जो 77 स्कूल हैं, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है। वहाँ पर आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, उनको जोड़ दिया गया है। और किस तरह से आप देखिए कि आज सुबह के जो पहले स्लॉट्स हैं, वहाँ पर वो भीड़ आपको देखने को मिल रही है। वो लोग अब पहुँच चुके हैं उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। वो स्लॉट की बुकिंग कल रात को शुरू हुई थी और उसके बाद से सभी लोग वो स्लॉट जो बहुत तेज़ी से फिल हुए, अब यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए भी उसी संख्या में, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दिन भर के जो स्लॉट्स थे उसमें टाइमिंग्स में भी अभी इस वक्त
लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि 10 से 12 और 12 से 2 का जो है उसमें कितने बजे पहुंचा जाए, ये कुछ परेशानियां ज़रूर हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली में हम करोल बाग में एक स्कूल में मौजूद हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में बदला गया है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर की कमी को दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों को ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया है। 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने से दिल्ली के लोग काफी खुश दिखे। मतलब इतने दिन से मतलब इंतजार था और अब जाके मतलब ख़त्म भी है तो मतलब अच्छा फील है। लोगों ने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है एंड सारे पुलिस। जैसे विंडो ओपन हुई थी 1 तारीख से, तो क्या था दिमाग में जल्द से जल्द लगवाएंगे? हमने रात को 12 बजे स्लॉट बुक करा है। दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कोविन पोर्टल पर अपॉइंटमेंट बुकिंग शुरू हुई, दिल्ली वालों ने झट से अपॉइंटमेंट बुक किया और पहुंच गए वैक्सीन लगवाने के लिए। दिल्ली में कई प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वैक्सीनेशन सेंटर पर। आपको पहले से ही अपने वो जो बुकिंग होगी वो कोविन ऐप पर करके आनी होगी। कोविन ऐप भी नहीं, कोविन वेब पोर्टल। कोविन की ऐप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है। कोविन पोर्टल पर जाइएगा, वहां पर रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने के बाद स्केड्यूल करवाइएगा, अपनी एक टाइमिंग लीजिएगा, जिस वैक्सीनेशन सेंटर का नाम आए उस पर पहुंचिएगा। और ये मत सोचिएगा कि बिना स्केड्यूल किए मैं वहां पर पहुंचता हूं और कोशिश करता हूं कि वैक्सीन लग जाए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप जब उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले अपना वो नंबर दिखाना होगा कि किस तरह से जो आपको मैसेज आया है उनकी तरफ से वो कितने बजे का है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कार्ड भरना होगा। उस कार्ड को भरने के बाद आपको वैक्सीन लगने के लिए एक जो पर्टिकुलर टाइम है वो दिया जाएगा। दिल्ली में वैक्सीनेशन शुरू हो गया, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के हर जिले में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ है। राज्य में सिर्फ 7 जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लग रही है। हालांकि नोएडा में एक प्राइवेट अस्पताल ने 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत जरूर कर दी है। नोएडा में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन नोएडा में अभी सिर्फ मैक्स अस्पताल में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है नोएडा के। यहाँ पर आइए हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया है और इस कोरोना संक्रमण को हराने के लिए उन्होंने प्रण लिया। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? केशव दत्त। अच्छा केशव जी, उम्र कितनी होगी आपकी? 30। मतलब आज आपने वैक्सीनेशन करवाया, तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि मतलब स्लॉट वगैरह जब आपने लिए तो मतलब सब कुछ स्मूथली मिल गया? स्मूथली प्रोसेस था। लोगों को अब विश्वास बढ़ गया है वैक्सीन पे। उन्होंने देखा है बहुत से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि पहले वैक्सीनेट हो चुके हैं और उनको कोई परेशानी नहीं हुई है, उनको अच्छा प्रोटेक्शन मिला है। नोएडा के सिर्फ एक अस्पताल में वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने की शुरुआत कब होगी, अभी राज्य सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है। देश में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, ये भी जान लीजिए। गुजरात के सिर्फ 10 जिलों में ही वैक्सीनेशन हो रहा है। राजस्थान के सिर्फ 3 जिलों में ही 18+ वालों को वैक्सीन लग रही है। महाराष्ट्र में सिर्फ नाम मात्र के लिए 18+ वालों को वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि राज्य में अभी वैक्सीन की सप्लाई मिली ही नहीं है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन की काफी कमी है, इसलिए यहाँ पर 45 साल से उम्र वालों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। मुंबई में जो अभी तक हालात थे वो ये कहते थे कि हर दिन के हिसाब से 5 सेंटर पे 1000 डोजेस दी जा रही थी, पर सेंटर 200 डोज। आज ये कोटा बढ़ गया है और उसको 2500 तक लाया गया है, यानी एक सेंटर पे 500 डोजेस दी जाएंगी। वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगने की भी शिकायत की। सेकंड डोज के लिए आए थे, आज तक हमारा 40 दिन की ज्यादा हो गया। हमको सेकंड डोज के लिए कोई ये नहीं है बोला, रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं। फिर भी हम लोग आने के बोलते अभी सेकंड डोज को भी रजिस्ट्रेशन करो, ये गलत हो रहा है। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए वैक्सीन की रफ्तार कितनी धीमी है, इसका आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से भी पता चलता है। जो 1 तारीख से हमारा नया प्रोसेस शुरू होना था, जिसमें कि स्टेट स्थाई पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों को हम कवर कर सकें, उसने इनिशियल बिगनिंग की है। करीब 18 लाख लोगों को उसमें वैक्सीनेशन के लिए कवर किया गया है और धीरे धीरे इस स्थिति में भी हम एक गति पाएंगे। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग अधूरी तैयारी के साथ लड़ी जा रही है। देश के बड़े हिस्सों में अभी तक युवाओं के लिए कोरोना की वैक्सीन है ही नहीं, क्योंकि देश में वैक्सीन के डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा अंतर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 18+ के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो ही नहीं पाई है। एक तरफ वैक्सीन की कमी तो कुछ राज्य ऐसे भी जहां पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। तमिलनाडु में वैक्सीन बर्बादी के प्रतिशत की बात करें तो 8.83% है। आसाम में वैक्सीन की बर्बादी प्रतिशत की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 7.70%। हरियाणा में 5.72% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। पंजाब में 4.98% यानी करीब 5% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। बिहार में 4.95% यानी करीब 5% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। तो वैक्सीन की बर्बादी को कम करके वैक्सीन की किल्लत को दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वैक्सीनेशन का बेहतर मैनेजमेंट बहुत अहम हो जाता है। कोरोना संक्रमण काल में देश के हर घर में कोई ना कोई डॉक्टर बन गया है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया देखकर लोग खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं और इसी से हालात और गंभीर हो रहे हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज देश को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। जो लोग बिना डॉक्टरी सलाह के सीटी स्कैन करा रहे हैं या फिर अपने मन से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन्हें डॉक्टर गुलेरिया की बातें ध्यान से सुननी है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं, अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो माइल्ड इलनेस लोग हैं, ज़्यादातर उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दवाई लेना चाहें तो बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा और लिमिटेड जो हम कहते हैं सर्टेनिटी, आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम ये देखते हैं अपने हॉस्पिटल में कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉयड्स ले लेते हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉयड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सीवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉयड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टीरॉयड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है
अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। कोरोना काल में कोरोना मरीजों, उनके परिवारों को भोजन और जरूरी सामान उपलब्ध कराने के साथ साथ अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था कर रही है। इसके लिए दिल्ली की गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में 250 बिस्तरों का गुरु तेग बहादुर कोरोना केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जो 3 दिन में ऑपरेशनल हो जाएगा। हम इस समय रकाबगंज गुरुद्वारा में हैं। लक्की शाह बंजारा हॉल है, जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर में। हमारे साथ इस समय दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया नेटवर्क पर। आपकी बड़ा प्रयास जो है वो दिखाई दे रहा है, आपने एक और बड़ा प्रयास किया है। हमने कुछ छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, लोग सड़कों पे ऑक्सीजन लेने को मजबूर हैं। ये एक कोविड केयर जो है, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल कराए गए हैं। इनके साथ हमने अपने कंसंट्रेटर के साथ इनको शुरू किया है। इसके साथ हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के साथ भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों स्टैंड बाई चाहिए। और यहाँ पे केवल और केवल उन लोगों का इलाज होगा जिनको ऑक्सीजन की खाली ज़रूरत है। उनको बाकायदा डॉक्टर भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे, खाना पीना भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो काला बाजारी अभी भी कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन हमें डबल भाव पे 3 गुना पे दे रहे हैं, जो हमें फ्लो मीटर इतने महंगे बेच रहे हैं, जो लोग घरों पर बैठकर ट्विटर पे हमें गालियाँ निकालते थे, देशद्रोही भी बोलते थे, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस वक्त है, आप बाहर आइए। मानवता की सेवा में सब लोग डटें। ये तो अब लड़ाई ऐसी है जो हमें खुद लड़नी होगी। तो मेरा तो ZTV के माध्यम से यही सबसे आग्रह है, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और इस काला बाजारी को खत्म करके कम से कम इंसानियत की चिंता करें। बहुत बड़ा मैसेज दिया है मनजिंदर सिंह सिरसा ने, और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये श्री गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर है। अब एक नया प्रयास है, लगातार हर गुरुद्वारे में ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है लोगों का लगातार तांता है। कोरोना काल में जिस तरह से महामारी पूरी तरह से एक सुनामी बन के आई है दूसरी बार में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह की मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बताया कि प्रयास जो है वो लगातार जारी रहेंगे। और ये तस्वीरें मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। ये मेरे वीडियो जर्नलिस्ट इसके सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 250 बेड का जो है वो पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति कोई आता है तो उसको तुरंत से जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी फैसिलिटी। और अब ये कोशिश जो है, और मनजिंदर सिंह सिरसा ने जी न्यूज़ के माध्यम से भी यही कहा है कि कालाबाजारी को रोकिए और मानवता के लिए आगे बढ़िए। और ये एक प्रयास और उनकी तरफ से है जो मानवता के लिए है, क्योंकि कोरोना जो है या कोई भी बीमारी जो है वो इंसान को मार सकता है, लेकिन इंसानियत को नहीं। और ये सबसे बड़ी मिसाल हम आपको जी न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट SK के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, रकाबगंज गुरुद्वारा, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.